हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस लिटरेरी टर्म्स को लेके, और उसका नाम है सोनेट। शायद ही कोई आप लोग में होगा जिसने सोनेट के बारे कभी ना कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही वाइड स्प्रेड फॉर्म है, ठीक है। और इसको बहुत ही पॉपुलर भी माना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी इसको माना जाता है। ओके, तो सोनेट एक्चुअली, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सोनेट एक पोइटिक फॉर्म है, ठीक है। अब इसका कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहला इसका स्पेशलिटी है कि सोनेट इज़ अ 14 लाइन पोएम, ठीक है। 14 लाइन का पोएम है सोनेट, ओके। और सोनेट को सबसे पहले इटली में ये उद्भव हुआ था इस फॉर्म का, ओके। अब ज़्यादातर आप लोग इसमें बोलेंगे कि पेट्रार्क ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था, जिसके चलते इसको पेट्रार्कन सोनेट भी बोला जाता है। ये हाफ ट्रूथ है, ठीक है। मतलब इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्क ने सोनेट बोला जाता है, दैट्स ट्रू, लेकिन पेट्रार्क ने सबसे पहले इसको इन्वेंट नहीं किया था, ठीक है। सोनेट एज इट इज़ जो 14 लाइन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सोनेट है, उसको सबसे पहले जो नोटिसबली यूज़ हुआ था उसको यूज़ किया था जियाकोमो दा लेंटिनी ने, ठीक है। ये एक 13th सेंचुरी पोएट थे, ओके, एक सिसिलियन स्कूल ऑफ पोएट थे। और ये द होली रोमन एम्परर फ्रेडरिक द टू के कोर्ट पोएट में से एक थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये 14 लाइन पोएम का उद्भावन किया था, जिसको हम लोग सोनेट बोल के जानते हैं। हालांकि तब इसका जो राइम स्कीम था थोड़ा सा अलग था आज के मुकाबले, या इटालियन सोनेट्स के मुकाबले भी। जब इसका शुरुआत हुआ था, जियाकोमो दा लेंटिनी ने जब इसका इन्वेंट किया था, तब इसका राइम स्कीम था ए बी ए बी ए बी ए बी सी डी सी डी सी डी, ठीक है। ये हुआ पहला 8, फिर 6, 8 6 14, ओके। लेकिन एक्चुअली में इसको बाद में जाके ये इटालियन फॉर्म को ही फिर डांटे, पेट्रार्क, ये सब लोग इस्तेमाल करने लगे। और सबसे ज़्यादा इसको जो पॉपुलराइज़ किया गया इटालियन सोनेट्स का, जो सबसे पॉपुलर प्रोपोनेंट थे वो थे पेट्रार्क, ठीक है। इसीलिए हम लोग इटालियन सोनेट्स को पेट्रार्कन सोनेट्स का नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेट्रार्क ने ही सबसे पहले सोनेट लिखा था, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, ओके। तो पेट्रार्क ने इसमें हल्का सा थोड़ा सा चेंज किया, ये जियाकोमो लेंटिनी का पैटर्न में उन्होंने जो पैटर्न यूज़ करते थे वो था ए सी डी ई, ठीक है। और पेट्रार्कन सोनेट्स को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है ऑक्टेव, एक है सेस्टेट। ऑक्टेव यानी पहला 8 लाइन, टोटल 14 लाइन रहता है, तो उसको 2 सेक्शन में बांटा जाता है। पहला 8 लाइन को एक ग्रुप में रखा जाता है, उसको ऑक्टेव बोला जाता है। और आखिरी 6 लाइन को एक दूसरा ग्रुप में रखा जाता है, उसको सेस्टेट बोला जाता है, ओके। सो द फर्स्ट पार्ट इज ऑक्टेव विद 8 लाइन्स, द सेकेंड पार्ट इज सेस्टेट विद 6 लाइन्स। और जो 9th लाइन आता है उसको बोला जाता है वोल्टा। अब वोल्टा यानी क्या? वोल्टा मीन्स अ टर्न ऑफ थॉट और अ शिफ्ट ऑफ थॉट। अब शिफ्ट ऑफ थॉट क्यों आता है? क्योंकि जनरली ये जो पेट्रार्कन सोनेट्स या इटालियन सोनेट्स, इसका जो ऑक्टेव सेक्शन है, या कह लीजिए जो फर्स्ट सेक्शन है, उसमें एक प्रॉब्लम को या कोई क्राइसिस को या कोई सिचुएशन को प्रेजेंट किया जाता है और उसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। इसको हम लोग प्रोपोजिशन कह सकते हैं, ठीक है। फिर जो अगला 6 लाइन है जो सेस्टेट है, उसमें इस चीज़ का सल्यूशन दिया जाता है, ठीक है। एक वे आउट ऑफर किया जाता है, जिसको हम लोग रेजोल्यूशन बोल सकते हैं, ओके। तो जो 9th लाइन आता है, इसमें क्या होता है कि एक प्रॉब्लम को या क्राइसिस को इंट्रोड्यूस करने के बाद, उसको डिटेल्स में जानने के बाद कि क्यों ये प्रॉब्लम है, कितना गहरा ये प्रॉब्लम है, फिर जब हम लोग सल्यूशन में आते हैं, तो जो 9वां लाइन है, 9th लाइन है, वो टर्न ऑफ थॉट को दर्शाता है कि मैं प्रॉब्लम को छोड़ करके, प्रॉब्लम का डिस्कशन छोड़ करके अब मैं आ रहा हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस पे कैसे काम किया जाए, इस पे कैसे वे आउट निकाला जाए। इसीलिए 9th लाइन को जनरली टर्न ऑफ थॉट या वोल्टा माना जाता है, ओके। अब जो ये सेकंड पार्ट या सेस्टेट है, इसमें सी डी ई ये राइमिंग भी जैसे चलता है, ठीक वैसे एक ऑल्टरनेटिव राइमिंग भी चलता है, वो है सी डी सी। पेट्रार्क ने खुद ये दोनों ऑल्टरनेट व्यवहार किए हुए हैं। हालांकि ऑक्टेव ने उन्होंने कोई वेरिएशन नहीं किया, ऑक्टेव बराबर ए बी बी ए ही रहा है। लेकिन सेस्टेट में कभी कभी सी डी सी पैटर्न यूज़ हुआ है, और कभी कभी सी डी ई पैटर्न यूज़ हुआ है, तो दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो ये तो गया पेट्रार्कन सोनेट। अब सोनेट आता है इंग्लिश सोनेट्स, ठीक है। तो इंग्लिश सोनेट्स को सबसे पहला प्रोपोनेंट कहा जाता है थॉमस स्वेट और अर्ल ऑफ सरे यानी हेनरी हावर्ड द थर्ड अर्ल ऑफ सरे,
ओके, तो ये दोनों ही सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में सॉनेट्स लिखे थे या सॉनेट्स को फेमस किए थे, सॉनेट्स को इंट्रोड्यूस किए थे इन इंग्लिश लैंग्वेज। हालांकि दोनों ही कम ज़्यादा पेट्रार्कन सॉनेट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे। जैसे कि अगर हम लोग अर्ल ऑफ सरे का 5 सॉनेट का पहला जो 5 सॉनेट है उसका बात करें तो उसमें 3 लगभग ट्रांसलेशन है पेट्रार्कन सॉनेट्स का और 2 इमिटेशंस है। ठीक वैसे ही अगर हम लोग थॉमस वेट का सॉनेट्स का 25 सॉनेट्स का बात करें तो उसमें भी लगभग ज़्यादातर आपका ट्रांसलेशन है और कुछ ही बस इमिटेशन है। तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा ही डिपेंडेंट है ये लोग पेट्रार्कन सॉनेट्स में, इसीलिए इनको बोला जाता है द फर्स्ट ट्रू इंग्लिश पेट्रार्कन्स, क्योंकि भले ही ये लोग इंग्लिश लैंग्वेज में सॉनेट को इंट्रोड्यूस किए हैं, लेकिन चाहे आप थीम बोलिए या स्ट्रक्चर बोलिए ये दोनों में, लेकिन काफ़ी हद तक पेट्रार्कन सॉनेट्स को ही फॉलो किया गया है। लेकिन अर्ल ऑफ सरे जो है वो पहली बार एक यूनिकनेस अपना सॉनेट में लाए हैं। ठीक है, 2 यूनिकनेस उन्होंने लाया है। एक, उन्होंने राइम स्कीम में अपना चेंज किया है। ठीक है, और ये राइम स्कीम जो उन्होंने थोड़ा चेंज राइम स्कीम जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड ने, उसी को बाद में बहुत फेमसली शेक्सपियरियन सॉनेट्स कहा जाता है, जिसका राइम स्कीम है ABAB CD EFEF GG। ये उन्होंने चेंज किया है। ओके, और आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ भी उन्होंने शुरू किया है सॉनेट्स में। इंग्लिश सॉनेट्स में आयम्बिक पेंटामीटर को एक एस्टैब्लिश्ड फॉर्म उन्होंने ही दिया है। ठीक है, अब अगर स्ट्रक्चरल वे में देखा जाए तो पेट्रार्कन सॉनेट या इटालियन सॉनेट कह लीजिए और इधर इंग्लिश सॉनेट कह लीजिए, तो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में स्ट्रक्चरल एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। राइम स्कीम में डिफरेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, और स्ट्रक्चरल भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इटालियन या पेट्रार्कन सॉनेट जैसे ऑक्टेव और सेस्टेट में बटा हुआ है, ठीक है, ठीक वैसे ही इंग्लिश सॉनेट्स 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट में बटा हुआ है। क्वार्ट्रेन यानी 4 लाइन का स्टैंजा को बोला जाता है क्वार्ट्रेन, और कपलेट यानी 2 लाइन का स्टैंजा को बोला जाता है कपलेट। ठीक है, तो 3 स्टैंजा 4 लाइन का स्टैंजा को क्वार्ट्रेन बोलते हैं। तो 3 क्वार्ट्रेन में कितना हो गया, 12 लाइन 4-4 करके, और आखिरी जो 2 लाइन है, लाइन नंबर 13 एंड लाइन नंबर 14, दैट कंस्टिट्यूट्स द कंक्लूडिंग कपलेट। इसको हम लोग क्लिंचिंग कपलेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्मेट है इसको हर कोई इंग्लिश सोनेटियर यही फॉर्मेट को फॉलो करता है, ये 3 क्वार्ट्रेन्स फॉलोड बाय 1 क्लिंचिंग कपलेट। लेकिन इसमें भी हम लोग 2 वेरिएशन देख सकते हैं राइमिंग स्कीम में। एक तो जो मैंने बोला कि अर्ल ऑफ सरे ने जो मतलब फॉलो किया था, जिसको बाद में शेक्सपियरियन सोनेट्स या शेक्सपियरियन राइम बोला गया, क्योंकि शेक्सपियर ने जो अपना 154 सोनेट लिखा था, 154 सोनेट सीक्वेंस, तो वो सारा का सारा यही राइम स्कीम में लिखा था, इसलिए बहुत फेमस हो जाता है इस शेक्सपियरियन राइम स्कीम का नाम से। तो ये है ABAB CD EFEF GG। ओके, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंट जो राइम स्कीम हम लोग को देखने को मिलता है वो मिलता है एडमंड स्पेंसर की तरफ से। जैसे शेक्सपियर एक एलिजाबेथन एज के पोइट थे, ठीक वैसे ही स्पेंसर भी, एडमंड स्पेंसर भी एक बहुत फेमस एलिजाबेथन एज के पोइट थे। तो उन्होंने थोड़ा सा वेरिएशन उन्होंने लाया अपने राइम स्कीम ने। उन्होंने क्या किया, ABAB BCBC CD EE। तो देखिए स्ट्रक्चर उन्होंने भी सेम ही मेंटेन किया। बोथ शेक्सपियर एंड स्पेंसर मेंटेन्ड द इंग्लिश स्ट्रक्चर ऑफ सॉनेट्स, दैट इज 3 क्वार्ट्रेन्स फॉलोड बाय अ क्लिंचिंग कपलेट। ओके, ये स्ट्रक्चर तो दोनों का मेंटेन है, लेकिन ये डिफरेंस है कहाँ, राइम स्कीम में। स्पेंसर का जो राइम स्कीम है वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। जैसे ABAB, अब देखिए आप दोनों को अगर कंपेयर कीजिए तो ABAB ये तो पहला क्वार्ट्रेन शेक्सपियर का भी यही है और स्पेंसरियन का भी सेम है। डिफरेंस आता है सेकंड क्वार्ट्रेन से। शेक्सपियरियन स्टैंजा में या शेक्सपियरियन राइम में जो सेकंड क्वार्ट्रेन होता है वो पहले क्वार्ट्रेन का जो रिदम था ABAB उससे थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब सेम राइम उसमें नहीं रहता, सेम साउंड उसमें फॉलो नहीं होता, साउंड थोड़ा चेंज होता है। पैटर्न सेम रहता है कि पहला लाइन तीसरा लाइन के साथ राइम करेगा और दूसरा लाइन चौथा लाइन के साथ राइम करेगा, ये है पैटर्न। तो ये पैटर्न तो दोनों में इक्वल रहता है, लेकिन साउंड चेंज हो जाता है। ABAB ये पूरा ये साउंड चेंज होकर CD हो जाता है। लेकिन देखिए आपका स्पेंसरियन स्टैंजा में वहीं पिछला वाला से ही थोड़ा सा कंटिन्यूएशन हम लोग को दिखने को मिलता है, इंटरलेस्ड एक कंटिन्यूएशन दिखने को मिलता है। इसलिए ABAB आखिरी में B में एंड हुआ, B से आगे आ जाता है BC, फिर C में एंड हुआ, फिर C से आगे बढ़ जाता है CD और आखिरी में EE।
तो दैट इज़ द मेन डिफरेंस, ठीक है। तो ये स्पेंसरियन स्टैंजा हो गया, शेक्सपियरियन स्टैंजा हो गया, बहुत फेमस सॉनेट्स, खास करके एलिजाबेथन टाइम को एक सॉनेट का आप गोल्डन एज बोल सकते हैं, सॉनेटेरियन का गोल्डन एज बोल सकते हैं। उस टाइम में सॉनेट राइटिंग एक मतलब फैशन हो गया था कि किसी को भी अपना लव पोएम लिखा, और सॉनेट मतलब ही लव पोएम, ठीक है। तो ये दोनों, हालांकि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सॉनेट सिर्फ और सिर्फ लव का थीम के ऊपर ही लिखा जाता है। सॉनेट कोई भी विषय के ऊपर लिखा जा सकता है, जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे, ठीक है, कि आगे का एज में या और भी मतलब मैटर्स पे लिखा गया है। लेकिन एलिजाबेथन टाइम में जो गोल्डन एज ऑफ सॉनेटरिंग था, बोला जाता है, क्रिटिक्स कहते हैं कि इस टाइम में 2 दशक में यानी 20 साल में लगभग 4000 से ज़्यादा सॉनेट्स लिखा गए थे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना पॉपुलर ये फॉर्म था उस वक्त, ठीक है, सॉनेट्स। तो उस टाइम में ज़्यादातर सॉनेट्स क्या होते थे, लव पोएम होते थे। मतलब वहाँ पे जो सॉनेटियर है, जो पोएट है, वो अपना लेडी लव को उद्देश्य करके अपना प्यार, अपना इमोशन, अपना ट्रू पैशन बयां करते थे, ओके, अपना सॉनेट्स के ज़रिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, एलिजाबेथन टाइम में पेट्रार्कन कंसीट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा था। अब पेट्रार्कन कंसीट क्या है, ठीक है, पेट्रार्कन कंसीट है ऐसा कुछ कंपैरिजन, ठीक है, जो अपना जो पोएट है वो अपना बिलवेड को प्रेज़ करके करते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर ये कंपैरिजन क्या है, ये थोड़ा सा एग्जेजरेटेड या थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाया हुआ मतलब कंपैरिजन हो जाता है, रियलिस्टिक कंपैरिजन है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका बिलवेड का आईज़ को सन के साथ कंपेयर करना, या लिप्स को रूबी या रोजेस के साथ कंपेयर करना, या चीक्स को मान लीजिए रेड एंड वाइट रोजेस के साथ कंपेयर करना, ओके, या टीथ को मान लीजिए पर्ल के साथ कंपेयर करना, ठीक है। हेयर को आप मान लीजिए कोई बादल के साथ कंपेयर करना, ठीक है, या रेशम के साथ कंपेयर करना। तो मतलब ऐसा कंपैरिजन जो कि ऑब्वियसली अनरियलिस्टिक है, ठीक है, लेकिन एकदम मतलब उसको एलिवेट कर देते हैं, ठीक है, बिलवेड को एकदम एक सुपर नेचुरल लेवल में लेके चल जाता है, सुपर ह्यूमन लेवल में लेके चल जाते हैं कि एकदम इतना ब्यूटी तो बस एकदम डिवाइन ब्यूटी, ये कोई नॉर्मल मनुष्य का तो इतना ब्यूटी हो ही नहीं सकता। तो ये जो एक काइंड ऑफ कंसीट है, एक काइंड ऑफ कंपैरिजन, एक्स्ट्रा कंपैरिजन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंपैरिजन, इसी को पेट्रार्कन कंसीट बोला जाता है। पेट्रार्कन कंसीट क्यों बोला जाता है, क्योंकि पेट्रार्क का टाइम में जो सॉनेट लिखा गया था, पेट्रार्कन सॉनेट, उसमें भी पेट्रार्क ने, उन्होंने अपना जो बिलवेड है लॉरा, उनके लिए जो सॉनेट्स लिखा था, तो उसमें ये कंसीट्स का उन्होंने खूब प्रयोग किया था। तो इसीलिए वहीं से ये कंसीट बहुत फेमस होता है, जिसको आगे चल कर के एलिजाबेथन सॉनेटियर्स भी बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, पेट्रार्कन कंसीट्स, ठीक है। इस टेक्निक को ब्लेजॉन भी बोला जाता है, ओके, कि मतलब अपना लेडी लव को पेट्रार्कन कंसीट्स का प्रयोग भर भर के करके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिट में प्रेज करना और एक सुपर ह्यूमन स्तर में उसको एलिवेट कर देना, ओके। हालांकि हम लोग सॉनेट्स में इसका एक एक्सेप्शन भी देखते हैं, जैसे शेक्सपियर का ही जो सॉनेट नंबर 130 है, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन, इसमें उन्होंने एक इस ब्लेजॉन ट्रेडिशन को मॉक करके मतलब लिखा है कि एक एंटी ब्लेजॉन ट्रेडिशन हम लोग उसको समझ सकते हैं, ओके, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रियलिस्टिक कंपैरिजन से भी बिलवेड को प्रेज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि सॉनेट का लव थीम। अब सॉनेट में आपका रिलीजियस सॉनेट्स भी हम लोग को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जॉन डन का जो होली सॉनेट्स उन्होंने लिखा था। इसमें उन्होंने एक बैरोक स्टाइल अपनाया था, ठीक है। या आगे चल करके अगर हम लोग देखें कि मिल्टन ने भी काफ़ी आगे चल करके सॉनेट्स लिखा था, तो उसमें भी उनका जो पॉलिटिकल थीम है या थोड़ा मैच्योर थीम है, वो ज़्यादातर निकल करके आता है, ठीक है। फिर विक्टोरियन एज में जाकर के 19th सेंचुरी में भी हम लोगों को कुछ सॉनेट्स देखने मिलता है, जैसे सबसे इनमें फेमस है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन का सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़। ये एक तरीके से देखा जाए तो जो एलिजाबेथन टाइम में जो कोर्टशिप एंड लव रोमांटिक सॉनेट था, ठीक है, कि एक बिलवेड को लवर अपना जो मन का जो भावना है, जो प्रेम है, जो आशाएं हैं, उसको व्यक्त करके, उसको बयां करके जो सॉनेट लिखता था, उसी का एक कोर्टशिप रोमांस है, कोर्टशिप सॉनेट का ट्रेडिशन रीअवेकन हुआ था ये आपका एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन का सॉनेट्स फ्रॉम द पोर्तुगीज़ के ज़रिए, ओके। और थोड़ा अगर हम लोग और थोड़ा आगे जाए, मॉडर्न टाइम के आसपास आ जाए, तो G.M. हॉपकिंस या जेरार्ड मैनली हॉपकिंस, इन्होंने भी एक तरीके से थोड़ा स्पिरिचुअल रिलीजियस थीम्स में सॉनेट इन्होंने भी लिखा था। हालांकि इन्होंने एक वेरिएशन लाया था स्टाइलिस्टिक मामले में, ठीक है, उन्होंने स्प्रंग रिदम का यूज़ किया था। जनरली सॉनेट्स में क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर ही सॉनेट्स का ट्रेडिशनल मीटर है, लेकिन उन्होंने G.M. हॉपकिंस ने स्प्रंग रिदम का भी
प्रयोग उन्होंने किया था। स्प्रंग रिदम एक्चुअली क्या होता है कि ये मतलब एक स्ट्रेस्ड मीटर तो यहाँ पे सेम ही रहता है कि हर लाइन में जितना मीटर रहना चाहिए, जैसे आयम्बिक पेंटामीटर यानी कि 5 मीटर रहेगा एक लाइन में, तो हॉपकिंस का जो स्प्रंग रिदम है उसमें हर लाइन में जो मीटर है वो तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल ज़्यादा रहते हैं। मतलब कोई कांस्टेंट लिमिट नहीं रहता, कोई मीटर में शायद एक स्ट्रेस सिलेबल के साथ 3 सिलेबल अनस्ट्रेस्ड रह रहा है, तो कोई मीटर में एक स्ट्रेस्ड के साथ 4 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रह रहा है, तो किसी में एक के साथ 5 रह रहा है। मतलब इनडिटर्मिनेट नंबर्स ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल रहते हैं, तो इसी को स्प्रंग रिदम बोला जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो ये था पूरा सोनेट को लेकर के एक छोटा सा डिस्कशन। आशा करते हैं आपको सोनेट का स्ट्रक्चर, उसका राइम स्कीम, रिदम, थीम और हिस्ट्री के अच्छा एक और वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई एम सॉरी ये मैंने बताना भूल गया था। जो ये सोनेट जो वर्ड है, ये सोनेट वर्ड आया है सोनेटो से। ओके, ये सोनेटो एक्चुअली एक इटालियन वर्ड है, इसका मतलब है लिटिल सॉन्ग। ठीक है, छोटा संगीत। संगीत से इसका तुलना करने का भी काफ़ी कारण है, क्योंकि इसका जो रिदम है, इसका जो लिरिकल टोन है, ये काफ़ी ज़्यादा, आप लोग इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं कि इट ऑलवेज कैरीज अ लिरिकल टोन इन इट्स ओन। ओके, सो दैट वाज एवरीथिंग, अ लिटिल ब्रीफ डिस्कशन अबाउट सोनेट। आशा करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर ऐसा ही और लिटरेरी टर्म्स के बारे में आपको जानना है या कोई और भी चीज़ में आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, विल मेक श्योर टू मेक वीडियो ऑन देम। और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो और भी आने वाला है, तो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, so thanks for watching guys, keep supporting, more videos are coming up, stay tuned, thanks.